आज हम लोग एक 6.6 प्रमेय 6.6 10वीं वर्ग को प्रूफ करेंगे, सिद्ध करेंगे कि आखिर क्या है। तो यह जो प्रमेय है यह समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के ऊपर मतलब आधारित है। इसके पहले आप 6.3 में 6.4 में आपने जो कुछ भी देखा है वह क्या था। 6.1 में वह थेल्स प्रमेय पर आधारित था। थेल्स प्रमेय का सीक्वेंस क्या था कि एक भुजा दूसरी भुजा के मतलब समानांतर होती थी और अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में काटती थी। इसी के ऊपर बात विचार हो रहे थे। लेकिन फिलहाल जो बात होने वाला है 6.6 प्रमेय में, इसमें हो रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, ध्यान दीजिएगा, पहले कथन को समझिए। कथन है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ध्यान दीजिए, दो समरूप त्रिभुज, सबसे पहले तो दो त्रिभुज बनाएंगे। एक त्रिभुज का नाम लिखेंगे ए बी सी, दूसरे त्रिभुज का नाम लिखेंगे पी क्यू आर। ठीक है। अब ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप हैं। क्या है, समरूप है। मतलब समरूपता की कसौटी को सिद्ध कर चुके हैं। पहले इसमें सवाल में दिया है कि समरूप है, तो जब भुजाएं समरूप जब त्रिभुज समरूप होंगी तो क्या होगा, कोई बोले। जब त्रिभुज समरूप होती है तो क्या होता है, भुजाएं समानुपाती होती हैं, बराबर नहीं। भुजाएं समानुपाती होती हैं। जब त्रिभुज सर्वांगसम होता है तब भुजाएं बराबर होती हैं। याद रखिएगा इस बात को। जब त्रिभुज समरूप होती है तब भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती। अर्थात इसकी जो भुजाएं हैं, अर्थात ए बी बट्टा पी क्यू बराबर ए सी बट्टा पी आर बराबर बी सी बट्टा क्यू आर, भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती होंगी। और कोण क्या होगा, समकोणिक होगा। ध्यान दीजिएगा, पहले जो चीज दी गई है उसके हिसाब से हम काम करते हैं। जब यहाँ पे दिया है कि दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं, तो ये दोनों शर्त लागू होंगे। भुजाएं समानुपाती होंगी और कोण क्या होंगे, समकोणिक होंगे। किसी कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ पे अब सवाल यह बन रहा है कि जो दिया है वो यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब आपको लिखना होगा साधारण प्रतिज्ञा देकर के कि माना कि त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर है जो आपस में समरूप है, इसलिए ए बी बटा पी क्यू बराबर ए सी बटा पी आर बराबर बी सी बटा क्यू आर एंड कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण सी बराबर कोण आर। ठीक है, इतना दिया है, समझ गए। तो आपको सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी लिख सकते हैं। एरिया ऑफ का मतलब हुआ कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल या त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटा एरिया ऑफ त्रिभुज। शॉर्ट फॉर्म में इसको एरिया ऑफ त्रिभुज के नाम से लिखा जाता है कि लिखना आसान होगा, देखने में भी सुंदर लगेगा। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल या नहीं तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। समझ रहे हैं बातों को। आप हिंदी में लिख सकते हो, आप इंग्लिश में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बातें नहीं है। अर्थात कथन कह रहा है कि यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उसके भुजाओं का वर्ग क्या होगा, भुजाओं का, इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होगी। दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। संगत भुजाओं का मतलब जो भुजाएं हैं इसके वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। अर्थात ए बी स्क्वायर बट्टा पी क्यू स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर बट्टा पी आर स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर बट्टा क्यू आर स्क्वायर। समझ गए बातों को। यही कथन हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। अर्थात जो चीजें इतनी दी गई हैं, ये दी गई चीजों से हमें इतना लाके दिखाना है। क्वेश्चन तो अब समझ में आ गया। यह हुआ अभी तक सिर्फ क्वेश्चन की बातें, अब इसके हल करने की बातें होती है। फिर से दोबारा एक बार रिपीट कर देते हैं हम। त्रिभुज समरूप हैं तो भुजाएं समानुपाती होंगी और कोण समकोणिक होगा ना। सिद्ध करने के लिए हमें सबसे पहले रचना करना पड़ेगा। बिना रचना यह थ्योरम सिद्ध नहीं हो पाएगा, क्योंकि बात क्षेत्रफल की हो रही है। तो जब क्षेत्रफल निकालना है तो किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने के लिए उसमें लंब होना आवश्यक है, तभी ये बात पूरी होगी। तो यहाँ से हम लंब लेंगे, ए से ए एम लंब बी सी डाला। ध्यान दीजिएगा, ऐसी स्थिति में दो सिचुएशन बनते हैं। एक तो लंब होता है जो 90 डिग्री के कोण के साथ भुजाओं को बराबर मतलब करता है, उसे हम लंब समद्विभाजक बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहले इस बात पे पहले सुनिए। अगर सिर्फ लंब हो
ए से एम लंब बीसी डाला तो इसका मतलब हो जाएगा कि ए जो है मतलब एम पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ए बीएम और एमसी को बराबर नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अगर कहा जाए कि एम लंब ए से एम लंब समद्विभाजक बीसी डाला तो उसका मतलब होगा कि लंब भी होगा और समद्विभाजित भी करेगा। किसी को दिक्कत समझ रहे बातों को जी। और जब माध्यिका की बातें आती हैं तो माध्यिका अपने आप में एक विशेषता रखता है कि वह ऊपर के कोण को भी आधा आधा बांटता है और नीचे की भुजा को भी आधा आधा बांटता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा क्योंकि यही थ्योरम माध्यिका के ऊपर भी आपको मिलेगा बनाने के लिए। माध्यिका के ऊपर भी सवाल आएंगे। जैसे देखिए मान लीजिए एक त्रिभुज हो गया, ठीक है, ए बी सी, और अक्सर क्या होता है कि लंब में और माध्यिका में अंतर हम नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए हमसे अक्सर गलतियां हो जाया करती हैं। इसलिए मैं इस गलती को यहीं पे खत्म कर देना चाहता हूं क्योंकि शीर्ष लंब में ही आपको माध्यिका की बातें समझ में आ जाए। क्योंकि जब कभी भी माध्यिका की बातें होंगी तो शीर्ष लंब का आना वहां पे जरूरी है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के जैसे लगने वाले मतलब शब्द हैं और एक दूसरे के जैसे लगने वाले फिगर हैं। इसलिए इनके विषय में अंतर अभी समझ लिया जाए कि बाद में हमें कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ पे शीर्ष लंब है तो शीर्ष लंब का मतलब हुआ शीर्ष से डाला गया लंब, शीर्ष लंब। और शीर्ष लंब समद्विभाजक का मतलब हुआ कि शीर्ष लंब से डाला गया लंब जो सामने वाली भुजा को समद्विभाजित भी करती है। समझ रहे हैं ना? समद्विभाजित का मतलब हुआ समद्विभाजित, समान दो भागों में विभाजित होती है। समान दो भागों में क्या होती है? विभाजित होती है। और माध्यिका का मतलब हुआ, माध्यिका का मतलब है कि वैसी रेखा जो कोण को भी आधा करते हुए सामने वाली भुजा को भी आधा आधा कर देती है। क्या कहलाती है? माध्यिका। समझ गया? इसमें 90 डिग्री का कोण नहीं होता है और यहाँ ई कोण इस कोण के बराबर हो यह निश्चित नहीं होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ यह कोण इस कोण के बराबर होगा यह निश्चित होता है। ध्यान दे रहे हैं? थोड़ा थोड़ा अंतर है, दोनों तो एक ही जैसे दिख रहे हैं लेकिन दोनों में अंतर जाकर के मिल जाता है। या 90 का कोण बनेगा कि नहीं बनेगा इसका कोई लिमिट नहीं है, लेकिन यह बराबर बराबर जरूर करेगा। अर्थात आप किस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि कभी कभार लंब समद्विभाजक माध्यिका का रोल निभा देता है और कभी कभार माध्यिका जो है लंब समद्विभाजक का रोल निभा देता है। लेकिन जब ये रोल आप पहचान नहीं पाते हैं तो उस समय क्वेश्चन बहुत ही क्या हो जाता है कि मतलब बहुत ही कठिन हो जाता है। जब आप रोल नहीं पहचान पाएंगे बस मतलब जब आप पहचान ही नहीं पाइएगा कि यह जो दिया गया जो हाथ में हमने जो चीज़ें ली है या चौक है तो अब आप इसका इस्तेमाल कैसे कीजिएगा? जब आप पहचानिएगा कि हाँ ये चीज़ इस काम में आता है तब ना उसका इस्तेमाल कीजिएगा। तो इसीलिए माध्यिका और शीर्ष लंब के बीच जो मतभेद है ये थोड़ी थोड़ी मतभेदों को प्रश्न में और अधिक क्या है कि मतलब घुमावदार बना दिया जाता है और बच्चे वहां जाकर के अक्सर घूम जाया करते हैं। चलिए तो हम लोग पॉइंट पे आते हैं। माध्यिका की बात हम लोग फिर बाद में भी कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। तो फिलहाल तो आप समझ सकते हैं और इसके पहले भी कई बार माध्यिका के विषय में बात हुआ होगा। हाँ, तो रचना में हम क्या करते हैं? एम लंब एम एवं पीएन लंब समद्विभाजक खींचा। ठीक है, किसी को दिक्कत? चलिए अब प्रमाण देके लिखेंगे। और जो आप लंब समद्विभाजक खींच दिए एम लंब हो गया पीएन के तो आसानी से अब आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी अब बटा एरिया ऑफ त्रिभुज PQR। किसी को दिक्कत? तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 आधार गुना लंब होता है 1/2 आधार गुना लंब। अब बताइए तो अब आप आधार पहचान सकते हैं। PQR में ABC में आधार क्या है? BC। गुड, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। BC आधार क्या है? लंब क्या है? AM। चलिए तो 1/2 आधार हो गया BC गुना AM। अब बटा 1/2 आधार इसमें कितना है? गुड, ध्यान दीजिए जब क्लास में है तो ध्यान भी दीजिए क्या हो रहा है। QR गुना PN। किसी कोई तकलीफ?
अगर 1/2 तो कट कट जाएगा, बचेगा क्या, BC गुना AM बटा, गुड। अब यहाँ से आपका रोल शुरू होता है, इसको हम समीकरण फर्स्ट निकालेंगे। अब एक बार ध्यान दीजिए, यहाँ से शुरू होता है आपका रोल कि कैसे कैसे जो हम इसको क्या करें, आपको सिद्ध क्या करना था, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज PQR में आपको BC स्क्वायर बटा QR लाना था, BC स्क्वायर बटा QR लाना था, लेकिन आपके पास BC और QR मौजूद है। यदि AM और PM की जगह पर BC और QR आ जाए तो आपका मामला सॉल्व हो जाएगा, एकदम रास्ता साफ दिखाई दे रहा होगा। यहाँ BC है या QR है, यहाँ BC स्क्वायर और QR स्क्वायर लाना था, लेकिन यहाँ पे AM और PN है। AM और PN को यदि हम BC बटा PR के रूप में बदल दें तो हमारा मामला सॉल्व हो जाएगा। और ये चीजें AM और PN को BC बटा QR के रूप में आपने 9th क्लास में सर्वांकन नामक चैप्टर में किया होगा, याद होगा तो आपको आसानी से बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन कहाँ का और काम कहाँ पे जा रहा है, इसलिए हर क्लास अटैच होता है। गणित के हर क्लास एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, क्लास मायने नहीं रखता, इसमें इसके जो तर्क, इसके जो सिद्धांत, इसके जो तरीके होते हैं वह मायने रखते हैं। देख रहे हैं ना, BC बटा QR और AM बटा PN, AM और PN को हम BC और QR बना दें तो किसी कोई तकलीफ होगा नहीं होगा। इसी बोर्ड पर और इससे पहले मैं कई बार जो है इस BM को PN के बराबर साबित कर चुका हूं, शायद आपको याद है या भूल गए हैं। कैसे करें, ध्यान दीजिए। अब AM जिक्र किसकी हो रही है, AM की और PN की। तो जब AM और PN के जिक्र हो रही है तो जाहिर सी बात है कि PNQ और PQ, AMB को अगर इन दोनों त्रिभुज को हम समरूप कर दें और इनकी भुजाओं को समानुपातिक कर दें तो हमारा मामला क्या होगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। समझ गए। तो अब कैसे किया जाए बताइए, किया जाए कि आपको दिया जाए मौका करने के लिए, कुछ प्रयास कर लीजिए पहले आप लोग, तब फिर हम करते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम देख रहे हैं कि आप कैसे बनाए हो। तो सबसे पहले AM और PN को हमें BC के रूप में बदलना है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले ABM को PQN से समरूप करना होगा। तो अब लिखेंगे, अब त्रिभुज, जिस त्रिभुज को समरूप करना होता है पहले उसको लिखते हैं ABM और PQN में। ABM और PQN में आप देख रहे हैं तो क्या दिख रहा है, M बराबर N दिख रहा है, बोलिए जब आपको दिख रहा है तो बोलिए। फिर B जो है Q के बराबर था, यहाँ है नहीं, B Q के बराबर। अब बताइए ये जो बातें हो रही है सब 7वीं क्लास में पढ़ने के लिए था, सब 7वां में था ही। M बराबर N के बराबर किस में देखना था, सर्वसमता देखना था 7वां में। अब आप पता नहीं देखे कि नहीं देखे हैं, दिया है। तो जब दो को कोण आपस में बराबर हो गए तो त्रिभुज क्या होगा, समरूप हो जाएगा। चलिए तो समरूप कर दिया जाए। जब समरूप हो गया तो भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती हो जाएंगी। AB बटा PQ बराबर AM बटा PN। चलिए अब शुरू होती है फिर से वही माथा पेची वाली बातें। अब AB बटा PQ बराबर AM बटा PN के, ध्यान दीजिएगा, देखिए इधर ध्यान से, AB बटा PQ बराबर AM बटा PN के, और यहाँ AB बटा PQ बराबर AC बटा PR के, BC बटा QR के। अर्थात ये सभी भुजाएं आपस में समानुपातिक हैं। यदि AM बटा PN के जगह पर हम BC बटा QR लिख दे तो किसी कोई तकलीफ नहीं ना। इसको जो निकला हुआ है, मतलब ये जो दिया है सवाल में, उसको हम मान लेते हैं समीकरण A, ठीक है। अब समीकरण A हम सेकंड से हम क्या करें, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि अभी कोण का रूल खत्म हो चुका है, अब सिर्फ भुजाओं का खेल बच गया है। कोण का रूल सिर्फ यहीं पे था और भुजाओं का खेल, सब तो भुजाओं का ही गेम था। तो अगर हम लिख देते हैं समीकरण सेकंड और A से, तो क्या होगा, A कह रहा है, A के कहने का मतलब है, समीकरण A कह रहा है कि AB बटा PQ AC बटा PR और BC बटा QR के बराबर है, और यहाँ समीकरण सेकंड कह रहा है कि AB बटा PQ AM बटा PN के बराबर है, ठीक है। और हमें इसका रिलेशन किससे रखना है,
एम बटा पी एन से रखना है, समीकरण फर्स्ट से रखना है, अर्थात समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड और समीकरण ए तीनों को अगर मिला करके अगर हम देखते हैं तो हमें एम और पी एन की जगह पे बी सी बटा क्यू आर लाना है, और एम और पी एन पहले से ए बी बटा पी क्यू के बराबर है, मतलब ई मतलब एम और पी एन ए बी बटा पी क्यू के बराबर है, और ए बी बटा पी क्यू बी सी बटा क्यू आर के बराबर है। अर्थात समझ रहे हैं बातों को। अर्थात अगर इन तीनों मामलों को यदि हम यहाँ पे लिखते हैं, तीनों मामलों के यदि हम यहाँ पे लिख देते हैं ए बी बटा पी क्यू बराबर है किसके, एम बटा पी एन के, और फिर यह बराबर किसके है, ए बी बटा पी क्यू किसके बराबर है, एक मिनट रुकिए, ए बी बटा पी क्यू बराबर है एम बटा पी एन के, किसी को दिक्कत है ना बराबर। अब फिर ए बी बटा पी क्यू बी सी बटा क्यू आर के भी तो बराबर है, ए बी बटा पी क्यू बी सी बटा क्यू आर के भी तो बराबर है। अगर तीनों को हम एक साथ रख के देखते हैं तो किस नतीजे पे पहुंचते हैं कि ए एम बटा बी मतलब पी एन बराबर यह इसके बराबर हो जाएगा, किसी कोई तकलीफ। अब यह मान हम अगर इसमें रखते हैं तो क्या होगा, क्या होगा, यह मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो क्या होगा, अरे पागलों सिद्ध हो जाएगा। एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर में अब एम और पी एन के जगह पे हम बी सी बट्टा क्यू आर लिख दे तो क्या होगा, बी सी स्क्वायर बट्टा क्यू आर स्क्वायर हो गया। और जब बी सी स्क्वायर बट्टा क्यू आर स्क्वायर हो गया तो बी सी और क्यू तो पहले ही से ए बी पी क्यू और ए सी के बराबर था, तो बी सी स्क्वायर के जगह पर अगर हम ए बी या पी क्यू लिख दें तब तो कौन सी तकलीफ हो जाएगी बोलो, क्योंकि ये तो पहले ही से इसके बराबर है। फिर ए बी स्क्वायर और पी क्यू की जगह पर अगर हम ए सी या पी आर लिख दें तो यह भी बराबर है, क्योंकि जब एक भुजा इसके अनुपात में जब यहाँ पर ए बी और पी क्यू बराबर है ए सी और पी आर के, और फिर ई बराबर है बी सी और क्यू आर के, तो बी सी क्यू आर के वर्ग हो ही गया, तो ई बराबर नहीं हो जाएगा दोनों। अर्थात इतना लिखने के बाद हम लिखेंगे अर्थात अब हम इस नतीजे पे पहुंच रहे हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी का मतलब बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर ए बी स्क्वायर बट्टा पी क्यू स्क्वायर, और इतना लिख करके तब इधर प्रूव। इस तरीके से आपकी ये थ्योरम क्या होती है, सिद्ध होती है, और इस थ्योरम के आधार पर अब आप जो है चैप्टर को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसका अब इस सूत्र का जो जरूरत पड़ेगा चैप्टर में, अभी चैप्टर में आपको ये सब नहीं करना होगा, सीधे आपको मतलब भुजाओं का मान दिया होगा और बैठा के आपको निकाल लेना होगा। तो अब जब आप 6.4 प्रश्नावली जब बनाइएगा तो जो उसमें तकलीफ होगी या फिर से दोबारा पूछ सकते हैं। फिलहाल इस थ्योरम को बनाने की कोशिश कीजिए, और पिछले चैप्टर में जो भी थ्योरम बनाए गए हैं, जो भी सवाल आप बनाए हैं, उन सभी थ्योरम को, उन सभी सवालों को अच्छे तरीके से रिवीजन मतलब करने की कोशिश करते रहिए। चलिए, इसी के साथ आज का ये क्लास समाप्त होता है।